Hello friends, welcome to Classes 365. Today we are going to start chapter number 3, what is government of class 6 NCERT social and political life part 1. So let's start the video. जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी छोटे छोटे क्लिपिंग्स दी हुई हैं, अंडरलाइन वर्ड्स हैं जो कि न्यूज़पेपर यानी किसी न्यूज़ से उठाई गई है। ठीक है, ये क्या शो करता है कि गवर्नमेंट के पास कितने सारे काम हैं और वो एक काम नहीं करती है, उसके वेरियस अदर फंक्शंस हैं। जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, फ्लड्स आ गए उनको प्रोटेक्ट करना, ऑनियन के प्राइसेस बढ़ गए हैं उनको रोकना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे या उनकी बढ़ने चाहिए या कम होने चाहिए, वो गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, रोड बनाती है, बिजली देती है। ठीक है, गांव में हर सुविधा उपलब्ध कराती है, अर्बन में जो सिटी मैनेजमेंट है उसको देखती है, बजट बनाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के बारे में। जब हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे तो हमें गवर्नमेंट के बारे में एक एक चीज़ कंप्लीटली पता होगी, एंड देन उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, नाउ every country needs a government to make decisions and get things done. These can be decisions about where to build roads and schools, or how to reduce the prices of onions where they get too expensive, or way to increase the supply of electricity. जहाँ रोड्स बनने हैं, जहाँ स्कूल बनना है, प्राइसेस अगर बढ़ गए हैं प्याज के, उसको कंट्रोल करना, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपके घरों में जो बिजली आ रही है उसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मेनी सोशल इशूज़। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। अब वो सोशल इशूज़ यानी सामाजिक मुद्दे उनको भी देखती है। उसमें क्या करती है, अब बहुत सारे लोग हमारे यहाँ गरीब हैं तो उनके लिए योजनाएं चलाती हैं ताकि उनको बेनिफिट हो सके। जैसे राशन कार्ड का है, ठीक है, एलपीजी योजना चली थी जिसे हम उज्ज्वला योजना भी कहते हैं। ठीक है, तो गैस सिलेंडर बांटने की योजना थी वो। ये क्या हो गए, ये सोशल इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करती है गवर्नमेंट। इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। जो रेलवे है और आपकी पोस्टल सर्विसेज हैं, जो आप डाक विभाग है आपका, वो कौन रन करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज। गवर्नमेंट का ये भी काम है कि वो दूसरे कंट्री के साथ पीसफुल रिलेशन बना कर रखे और अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करके रखे। It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. मतलब उसको ये इंश्योर करना है कि हमारे देश में कोई भूखा ना रहे और सबको हेल्थ फैसिलिटी मिले। When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for our affected people. If there is any dispute or if someone has committed a crime, you find people in court. राइट, कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है उसमें 3 टाइप का ऑर्गन्स होते हैं, मतलब 3 टाइप तरीके से वो काम करती है। एक जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, या ठीक है, जैसे लेजिस्लेचर कौन सा हो सकता है, जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होता है स्टेट का, तो वो क्या विधानसभा हो गई। वही संसद जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, तो ये क्या हो गए, लेजिस्लेचर का पार्ट हो गए जहाँ पे लॉ बनता है। फिर एक आता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, अधिकारी होते हैं वेरियस पोस्ट पे। ठीक है, जो लॉ बन रहा है लेजिस्लेचर द्वारा उसे वो क्या करती है, उसे वो इम्प्लीमेंट करती है। और जब वो इम्प्लीमेंट होता है और वो किसी तरीके से ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होता है या उसमें कुछ हानि आती है या उस रूल को ब्रेक किया जाता है, तो उसके लिए कौन है, जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। द गवर्नमेंट क्या है, इन तीनों का एक बेसिस है। ठीक है, परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल द थिंग एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट इतना सब कुछ कैसे कर लेती है और ये उनके लिए क्यों नेसेसरी है। ठीक है, तो इसका आंसर हम अभी अपने पैराग्राफ में देखेंगे। तो हम लोग कहाँ पे हैं, व्हेन
human beings when human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made. अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब लोग हैं, अगर हम एक जगह रह रहे हैं और अगर हमें किसी रूल से रहना है, ठीक है, तो सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी मेड। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन का बनना ज़रूरी है, बिना ऑर्गेनाइजेशन बने हम कोई डिसीजन एक नहीं ले पाएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे अगर 20 लोग हैं और अगर उनका कोई हेड नहीं है तो डिसीजन लेना कितना टफ हो जाएगा। तो सेम गोज़ विथ गवर्नमेंट। Some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is a need to control resources and protect the territory of country so people can feel secure. ठीक है, एक एग्जांपल है कि हमारे कंट्री का, इंडिया, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसके रिसोर्सेस हमें प्रोटेक्ट करके रखने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बॉर्डर्स अपने जो हैं सिक्योर करने पड़ेंगे, जिससे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे भाई बहन, जितने आसपास लोग हैं, जितनी पूरी कंट्री में जितने लोग हैं, वो क्या कर सकें, वो सिक्योर फील कर सकते हैं, सुरक्षित फील कर सकें। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटेड दीज ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। अब गवर्नमेंट कैसे करती है, चुनाव होता है, ठीक है, लोग चुन के जाते हैं, तो वो लीडरशिप होती है कि आपने अपने जगह से किसी सांसद या विधायक को चुन के भेजा और वो आपके बदले में डिसीजन लेगा। नाउ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर so many different things, you can think how it managed to do all this. तो गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट लेवल पे काम करती है, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल। द लोकल लेवल मीन्स योर विलेज। लोकल लेवल में कौन कौन सा आएगा, लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन्स और लोकेलिटी। द स्टेट लेवल वुड मीन that which covers an entire state like Haryana, Assam and different state. And the national will be national level relate to entire country. तो national level पे क्या होगा, इंडिया की बात करेंगे। Later in this book you will read about how local government functions, and when you go into next few classes you will learn about how government function at the state and at the central level. ओके, तो इस सपोज करो ये मैप से रिगार्डिंग आप समझो, ये जो सिंगल मैप दिया है नेशनल लेवल का, मतलब हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ स्टेट लेवल में क्या है, सारे स्टेट्स को इन्होंने शो कर दिया, तो ये क्या हो गया, स्टेट लेवल हो गया। अभी तीसरा मैप क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंडिया में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, मोर देन 640। तो ये आपका क्या हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट शो कर दिया, तो क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गया। तो अब ये जैसे एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि आपको देखना है, जैसे पहला हम देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं, हम टिक करेंगे कि किस किस में आता है, ठीक है। तो डिसीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विथ रशिया। अब बताओ ये लोकल का है कि स्टेट का है कि सेंट्रल का है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल का। द डिसीजन ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑन वेदर टू हैव बोर्ड एग्जाम इन क्लास 8 फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल। अब ये वेस्ट बंगाल क्या है, स्टेट है, तो ये स्टेट का मैटर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन जम्मू एंड भुवनेश्वर। अब ये ट्रेन का क्या बताया था कि सेंट्रल ऑपरेट करता है। द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ विलेज में आ गई, तो ये क्या हो गया, लोकल लेवल पे आ गया। डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रन पार्क इन पटना, तो पटना आ गया, क्या पटना क्या है, कैपिटल है किसकी, बिहार की, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, स्टेट। अगला क्या है इसमें, डिसीजन टू द डिसीजन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल फार्मर्स। अब हरियाणा गवर्नमेंट क्या है, स्टेट लेवल हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू 1000 रुपी नोट, सेंट्रल लेवल, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब देखिए क्या लिखा है, लॉ एंड द गवर्नमेंट। तो अभी तक हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लॉ और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं गवर्नमेंट और लॉ में कैसे,
गवर्नमेंट क्या करती है, वो लॉज बनाती है। क्या करती है, लॉज बनाती है। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन दिस कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस। This is the only way government can function. Just like the government has the power to make decision, similarly it has the power to enforce its decision. अब गवर्नमेंट के पास पावर है क्या, कि डिसीजन करने का। वो कौन करेगा, लेजिस्लेटर। वो कौन होता है, पार्लियामेंट होती है या फिर विधानसभा या विधान परिषद होती है। और उसको इन्फोर्स कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। वो कौन होती है, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर्स और वेरियस अदर ऑफिसर्स जो अपॉइंट होते हैं या जितने कर्मचारी होते हैं वेरियस एग्जाम सेलेक्ट होकर आते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ लॉ दैट से दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। एनी पर्सन caught driving a vehicle without license can either be jailed or fined on a large sum of money. Without these laws, the government's power to make decision is not of much use. ठीक है। अब किसी ने कोई गाड़ी खरीदा है, उसके पास लाइसेंस नहीं है गाड़ी चलाने का, तब वो क्या हो गया, उस या तो वो जेल हो सकती है या तो फाइन भरेगा। ठीक है। ये किसका काम है, ये गवर्नमेंट का काम है देखना कि ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। In addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feels, for example, that they were not hired for the job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. इसमें क्या हो रहा है कि कोई पर्सन है, वो किसी इंटरव्यू के लिए गया और उसका वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। वो फील करता है कि मेरे साथ कास्टिज़म का बर्ताव किया गया, मेरे कास्ट को देख के मुझे नौकरी पे नहीं लिया गया है। तो वो क्या कर सकता है, वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को कि उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। ठीक है। तो वो इसके लिए क्या कर सकता है, कोर्ट जा सकता है। ठीक है। वो कोर्ट जाएगा, अपनी सिचुएशन बताएगा, तब कोर्ट क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि क्या होना चाहिए नहीं। और वो कैसे हो सकता है, वो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है कि इसमें क्या करना है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ। पहला क्वेश्चन ये आता है आपका, कौन गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो डिसीजन ले सके और लॉज को इन्फोर्स कर सके। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री। ठीक है। अब इसका आंसर डिपेंड करता है कि देश में किस तरह की गवर्नमेंट है। सो इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल who give the government this power. They do this through election in which they vote for particular person and elect them. Once elected, these person from the government. In a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people. चुनाव होते हैं, आप जाते हैं, आप इलेक्ट करते हैं, आप ही इलेक्ट करते हैं और वो आप ही के वोट से जीतते हैं। देन वो ये क्या हो जाते हैं, आपके लीडर हो जाते हैं। ऐसे ही वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री में इलेक्शन होते हैं साइमल्टेनियसली और वो हर जगह से लीडर्स आते हैं। और वो जब कोई पार्टी से या दूसरी पार्टी जो भी होती है उसमें जब एक मेजॉरिटी में आते हैं तो वो डिसीजन लेने लायक हो जाते हैं। ठीक है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इंडिया में क्या है। इंडिया में क्या है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है। जैसे मोदी जी क्या है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो पूरे देश का डिसीजन कौन लेगा, मोदी जी लेंगे। ठीक है। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं और वेरियस अदर लीडर जो हैं वो क्या आए हैं, चुन के आए हैं, लीडर बन के आए हैं। ठीक है। अब उनकी पार्टी कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है। अब सीट्स कितनी है, 542। उनको चाहिए कितना था, उनको चाहिए था 282। ठीक है। 272 चाहिए था, उनके पास अच्छी खासी मेजॉरिटी है, वो जीत गए। अब वो गवर्नमेंट उन्होंने बना ली। उन सबके जो लीडर्स, डिफरेंट लीडर थे उस पार्टी के, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना लीडर बनाया। और मोदी जी क्या करते हैं, उनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, आपके बिहाफ में डिसीजन लेते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की। मोनार्की मतलब जहाँ पे किंग और क्वीन का पावर हो। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, मुगल्स होते थे या अशोका। ठीक है।
अशोका आए, चंद्रगुप्त मौर्य आए, ठीक है, चंद्रगुप्ता आए, समुद्रगुप्त आए, ठीक है, अकबर आए, जहांगीर आए, शाहजहां आए, ठीक है। तो ये क्या थे? मोनार्क थे, किंग थे ना ये। द मोनार्क हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। उस समय जो राजा होता था उसी को हक था कि वो गवर्नमेंट चला सके और डिसीजन ले सके। मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। मोनार्क के पास ये पावर थी कि वो अकेले डिसीजन ले सकता है, बट वो क्या करता था कि कोई एक छोटे ग्रुप का मिनिस्टर बना के 4-5 लोग का, और उनके साथ चीज़ें डिस्कस करके फिर वो डिसीजन लेता था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन लोग से डिस्कस कर लिया तो इसका मतलब वो अपना डिसीजन नहीं देगा, डिसीजन उसका ही रहेगा, इसीलिए वो मोनार्क रहता है। अनलाइक इन डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन द डिसीजन, एक्शन और डिफेंड दैट डिसीजन दे टेक। जब मोनार्की होती है तो वहाँ पे जो राजा और रानी होता है वो कोई भी फैसला लेते हैं तो उन्हें लोगों को बताना नहीं पड़ता कि क्यों लिया है। जबकि डेमोक्रेसी जो आज हमारे इंडिया में है, वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें बताना पड़ता है कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया। मान लीजिए मोदी जी आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी चीज़ को जस्टिफाई करेंगे। अगर आप सहमत नहीं होंगे तो उन्हें वापस लेना पड़ेगा वो चीज़ें, ठीक है। नाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, जहाँ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहाँ आप अपनी बात को खुल के कह सकें। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। This achievement is the result of long and eventful struggle of Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. You now have the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. Democracy में power क्या होती है लोगों के पास? कि अपने leaders को चुन सकें. So, in a sense, a democracy is ruled by the people. डेमोक्रेसी को हम क्या कह सकते हैं कि रूल बाय द पीपल, मतलब इसे लोग चलाते हैं। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। वो क्या करते हैं? लोग अपने नेता को चुनते हैं और वो नेता जाके रूल्स बनाते हैं या डिसीजन लेते हैं। तो इन अ इनडायरेक्ट वे आप गवर्नमेंट चला रहे हैं। Democratic government in our times are usually referred to as representative democracy. In representative democracy, people do not participate directly but instead choose their representative through an election process. जैसा कि इंडिया में होता है, यहाँ हर कोई वोट देने जाता है इलेक्शन पे, लेकिन डायरेक्टली उसी को नहीं चुनता है, वो गवर्नमेंट को चुन रहा होता है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, आपने किसी को चुना और देन वो जाके सरकार बना रहा है। These representatives meet and make government, make decision for entire population. These days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchisee. जिसका क्या मतलब है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, एडल्ट क्या होता है? जो 14 साल से बड़ा होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि हर इंसान को एक पर्टिकुलर एज होने के बाद वो वोट डाल सकता है। तो इंडिया में क्या एज है वोट डालने की? 18 ईयर्स। क्या है एज? 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स के अगर आप हो जाएंगे तो आप जो है वोट डाल सकते हैं, आपका वोटर आईडी बन जाएगा और देन आप वोट डाल सकते हैं। But it was not always like this. Can you believe that there was a time when government did not allow women and the poor to participate in election? जब ब्रिटिश काल था, ठीक है, तब उस समय महिलाओं को और जो गरीब होते थे उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। In their earliest forms, government allowed only men who owned property and were educated to vote. This means that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote. पहले जब यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते जब, क्योंकि आप किसी का अधीन थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा था तो वहाँ पे ऐसा नहीं दिया जा रहा था कि ये आप वुमेन है तो आपको देने दे दिया जाएगा। नहीं, वहाँ पे जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास एजुकेशन है, पैसा है, सिर्फ वही दे सकता था। जो महिलाएं थीं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी
जो अनएजुकेटेड थे उनको वोट देने नहीं दिया जाता था। The country was governed by the rules and regulations that these few men made. In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority. पहले यही हुआ था आज़ादी से पहले, जब कुछ ही लोग को आप वोट देने का अधिकार देंगे तो वो कुछ ही लोग को चुनेंगे, मतलब कुछ ही लोग के ज़्यादा पावरफुल रहेंगे और वो क्या करेंगे, वो सारे लोगों का डिसीजन लेंगे, उसमें आपकी कोई कंसेंट नहीं होगी, उसमें कोई आपकी मर्जी नहीं होगी। ठीक है। Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. जब हर किसी के पास एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हमने जो एज लिमिट सेट करी 18 ईयर्स की, 18 ईयर्स से ऊपर जितने भी लोग हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सबको जो है वोट देने का अधिकार दिया जाए। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, यंग इंडिया का था एक जर्नल था, किसके द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब, 1931 में। वो क्या कहते हैं, आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड गेट द वोट, बट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। वो ये कहते थे, वो इस आइडिया से बिल्कुल डिनाई करते थे कि जिसके पास वेल्थ है वही वोट देगा, नहीं। और वो ये भी कहते थे कि जिसके पास क्या है, लिटरेसी भी है लेकिन इसके पास कैरेक्टर नहीं है, अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। ठीक है, मान लो किसी के पास बहुत अच्छा इंसान है वो, ठीक है, स्वभाव अच्छा है, दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है, मतलब इससे क्या डिफाइन होता है, उसका कैरेक्टर डिफाइन होता है। इवन दो अगर वो वेल्थी रहा हो और लिटरेट रहा हो, लेकिन उसका अगर कैरेक्टर ख़राब है तो उसे अलाउ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर अच्छा है तो उसे डेफिनेटली वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और दैट अ मैन हु ऑनेस्टली वर्क्स बाय डे द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। ठीक है, वो क्या कहते हैं, अ मैन हु ऑनेस्टली वर्क्स, जो आदमी बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट, दिन रात पसीना बहा रहा है और काम कर रहा है, शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। आप उसके हक को इसलिए नहीं छीन सकते कि वो एक गरीब इंसान है, मजदूरी कर रहा है, तो आप ये नहीं करोगे कि उसको आप मना कर दो वोट के लिए। तो कुल मिला के गांधी जी का कहने का मतलब ये था कि अगर आप रिच हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास कैरेक्टर है, कैरेक्टर मतलब आपके अंदर इंसानियत है, ठीक है, तो आपको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं देखा जाना चाहिए कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, ठीक है, आपको कुछ आता है या नहीं आता है। अगर आपके अंदर कैरेक्टर है तो आपको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। और देन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। होप आपको पसंद आया होगा, और जो भी आप मुझसे आप जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए, और अपना ध्यान रखिए इस कोविड-19 के समय में। थैंक यू।